हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आप लोगों को क्लास 6 के न्यू लॉन्गमैन विस्टास बुक से सोशल साइंस यानी कि एसएसटी के चैप्टर्स में आपको पढ़ा रहा था। तो इसी क्रम में बाकी चैप्टर्स तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए थे। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 बच रहा था। तो आज मैं आपको चैप्टर नंबर 3 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम हंटर्स टू फार्मर्स, ये मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आइए हम लोग एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। बिल्कुल लाइन बाय लाइन मैं आपको बताऊंगा, एक एक डिटेल, एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। आप उसे नोट कर लीजिए, अच्छी तरीके से उसको समझ लीजिए। और अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट में डाउट आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर दूंगा। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ और आपके सभी कमेंट्स का मैं जवाब, आंसर दूंगा। आइए चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे। पहला जो आपका हेडिंग है वो है बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। और अगर आप लोगों ने बाकी चैप्टर्स नहीं देखे हैं वीडियोस, तो सारे चैप्टर्स मेरे इसी चैनल पे पड़े हुए हैं। ठीक है, आप जा कर के बाकी वीडियोस को भी देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। लिखा हुआ बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। आप सभी जानते हैं एग्रीकल्चर का मतलब होता है खेती किसानी यानी कि कृषि। ठीक है, हम लैंड पे, जमीन पे जो भी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, ईटेबल जो होती हैं, जो खाने लायक होती हैं, जिन्हें हम क्रॉप्स कहते हैं, फसल कहते हैं। तो फसल को जो उगाया जाता है, जो क्रॉप प्रोडक्शन किया जाता है, उस पूरे प्रोसेस को एग्रीकल्चर के अंतर्गत देखा जाता है। एग्रीकल्चर उसको कहा जाता है, खेती किसानी यानी कि कृषि उसको कहा जाता है। अब लिखा है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, यानी इंसान जब धरती पे आया तो वो पहले जंगलों में रहता था। ठीक है, आदिवासी का जीवन बिताता था और कम कपड़े था। पहले तो कपड़े भी नहीं पहनता, फिर बाद में कम कपड़े पहनता था और शिकार करके अपनी लाइफ को एंजॉय करता था, अपनी लाइफ को सस्टेन करता था, लाइफ जीता था। फिर धीरे धीरे जब उसे थोड़ा सा नॉलेज हुआ, थोड़ा सा ज्ञान हुआ, तो उसने बस्तियां बसानी शुरू की, गांव बसाने शुरू किए, जानवरों को पालना शुरू किया, उनसे दूध निकालना स्टार्ट किया। ठीक है, फिर एक जानवर उनके रहते और खेत रहता, कृषि करना सीख लिया, एग्रीकल्चर करना सीख लिया। तो पशुओं और एग्रीकल्चर को लेकर के वो मेन उनके जीविका के साधन थे, उनके अर्निंग के मेन सोर्स जो है कि एग्रीकल्चर हो गए। और वो जानवरों से उनको कई सारी चीजें मिलती थी, दूध मिलता था, मांस मिलता था, चमड़े मिलते थे, जिसको चमड़े वो पहनते भी थे, उसके कुछ सामान भी बनाते थे, टेंट भी बनाते थे, कई कामों में चमड़ा काम आता था। तो आपकी बुक में लिखा है द पीपल इन द मीसोलिथिक पीरियड न्यू वेयर एडिबल प्लांट्स वेर फाउंड और ग्रीव नेचुरली। यार, एक जो मीसोलिथिक पीरियड के जो लोग थे, मीसोलिथिक समय के जो लोग थे, वो ये जानते थे कि एडिबल प्लांट्स यानी कि खाने लायक प्लांट जो है कि जल्दी उग जाते हैं और प्राकृतिक तरीके से उगते हैं। Gradually, early humans observed that seeds from the edible plants fell off the stalk। और उस समय का जो इंसान था, मानव था, वो ये समझ गया था कि जो फल खाने वाले होते हैं, जो प्लांट खाने वाले होते हैं, उनके सीड जब नीचे गिर जाते हैं या कहीं भी गिर जाते हैं, तो उससे नए पौधे, न्यू प्लांट्स निकल आते हैं। दे लर्नड विच एडिबल प्लांट्स ग्रीव नेचुरली इन विच सीजन। तो धीरे धीरे ये जो उनको जब नॉलेज हुआ कि भाई सीड जब नीचे गिर जाता है या सीड कहीं छिटक के चला जाता है, ठीक है, तो फिर से उस नए सीड से फिर नया प्लांट हमारा बन जाता है। तो ये जब उनको उनको नॉलेज हुआ इस बात का, तो धीरे धीरे वो ये भी जान गए कि कौन सा जो सीड है किस सीजन में उगता है, उसको कैसे उगाया जाता है, कब वो पकता है, कब वो काटा जाता है, और उससे क्या क्या हमको लाभ मिल सकता है। धीरे धीरे उन्होंने फसल और उसकी बुआई का तरीका भी सीख लिया कि कौन से सीजन में कौन सी क्रॉप या कौन सी फसल हमको लगानी चाहिए। देयरफॉर, इसलिए
थ्रू लॉन्ग ऑब्जर्वेशंस एंड विथ एक्सपीरियंस ह्यूमन बीइंग्स प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स। इस तरीके से फसल उत्पादन करने का, क्रॉप प्रोडक्शन करने का, ठीक है, फसल उगाने का, उनको धीरे-धीरे लंबा ऑब्जर्वेशन वो उन्होंने जब किया, ऑब्जर्व किया, ध्यान से देखा, पैटर्न को फॉलो किया, तो उन्हें अच्छा खासा एक्सपीरियंस इससे मिल गया। उन्होंने एक्सपीरियंस गेन कर लिया एग्रीकल्चर में, उनको अनुभव होता गया, उनका नॉलेज बढ़ता गया। दे स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स एंड cereals सच एज wheat, barley एंड राइस। तो खाने योग्य प्लांट उगाते इन्होंने बार्ली मतलब जौ, व्हीट मतलब गेहूं और राइस मतलब चावल। ये तीनों जो मुख्य खाने वाली फसलें हैं, इनको भी उगाना उन्होंने सीख लिया। द हंटर गैदर्स बिकेम फार्मर्स। और एक समय जो इंसान, जो मानव हंटर था, शिकारी था, और जो जानवरों का शिकार करके कच्चा मांस खाया करता था, फिर जब उसने आग को आविष्कार किया, जब वो आग को समझा, ठीक है, जब आग जलाना जान गया वो, जब फायर का इन्वेंशन हो गया, उसने फायर को जलाना सीख लिया, तो उसने मांस को भून करके, रोस्ट करके खाया। तो धीरे धीरे एक शिकारी से मानव धीरे धीरे खेतीहर बन गया। ठीक है, हंटर से वो क्या बन गया? फार्मर बन गया। और इस ट्रेवलिंग में हंटर से जो फार्मर बनने का जो सफर था, जो यात्रा था, ठीक है, जो टाइम पीरियड था, वो 1 साल या 2 साल का नहीं था, कई सालों तक चला। ठीक है, बहुत सैकड़ों हजारों सालों का सफर तय करते करते ये आया कि जो इंसान हंटर से क्या हो गया? फार्मर्स हो गया। वो जानवरों का शिकार करके भोजन करता था, धीरे धीरे उसने अनाज उगा करके भी पेट पालना सीख लिया। दिस इज कॉल्ड द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। और इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे समय यात्रा को, टाइम टाइम डिस्टेंस को, ठीक है, ट्रेवल को हम बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं। उसके बाद से दूसरा हेडिंग आपका दिया हुआ है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो जब शुरू शुरू में इंसान जब जंगलों में रहा करता था, जब गांव नहीं थे, सभ्यता नहीं थी, उतना कल्चर नहीं था, बड़े बड़े सिटीज नहीं थे, आज के लाखों सालों पहले जब इंसान जंगलों में जानवरों जैसा रहता था, नंगे घूमा करता था, कपड़ा वपड़ा का कोई आविष्कार नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, तो जंगल में वो रहता था, तो वो जंगली जानवरों का शिकार करके अपना भोजन चलाता था, अपना फूड लेता था। धीरे धीरे उसने क्या किया कि उसको समझ में आया कि जो जंगली जानवर हैं, या जो भी जितने भी टाइप के एनिमल्स हैं, इनमें से कुछ एनिमल्स को अगर वो अपने पास रख ले, उनको पालतू बना ले, ठीक है, डोमेस्टिकेशन का मतलब होता है पालतू बनाना, घरेलू बनाना। तो उनको अपने घर में रखे उन जानवरों को, जो जानवर घर में रखने लायक थे, उनको अगर वो अपने घर में रखेगा, उन्हें पालतू बनाएगा, तो उससे उसको और भी एडवांटेज होगा, उससे उसको और भी लाभ होगा। ये चीजें समझने में इंसानों को थोड़ा टाइम लगा। इसी के बारे में इस हेडिंग में आपको आपकी बुक में बताया गया है। बुक कह रहा है अराउंड द सेम टाइम ह्यूमंस लर्नड डोमेस्टिकेट एनिमल्स विच वेयर रिलेटिव जेंटल एंड इजी टू टेम। कह रहे कि इस समय, जिस समय, किस समय की बात कर रहा है? ये मीसोलिथिक पीरियड की बात कर रहा है। ठीक है, मीसोलिथिक पीरियड के आसपास के समय का जिक्र। अब ये मीसोलिथिक क्या है? ये सेकेंड चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। ठीक है, या इसकी नॉलेज आप लोगों को होगी, क्योंकि इससे पिछले जो चैप्टर नंबर 2 है, उसमें इन सब एजेस के बारे में, या चैप्टर नंबर 1 में हो सकता है इस एजेस के बारे में, मैंने पहले पिछले चैप्टर्स में इसके बारे में जिक्र किया गया है। तो कह रहे कि उसी समय, सेम टाइम, उसी समय में इंसानों ने क्या किया कि जानवरों को, जो जेंटल थे, जो इजी थे, यानी जो थोड़े शरीफ टाइप के थे, शरीफ टाइप का मतलब जो अटैक नहीं करते थे, जो मांसाहारी नहीं थे, ठीक है, जो शांत जानवर थे, जो जेंटल जानवर थे, उनको इसने पालतू, टेम का मतलब क्या होता है? कंट्रोल करना, पालतू बनाना। तो पालतू बनाने इन्होंने सीख लिया। आइए अगले पेज पे चलते हैं। और वो जो जेंटल जानवर थे, जो शांत जानवर थे,
उनमें कौन-कौन से मेन थे? शीप था, भेड़ थी, गोट बकरियाँ थीं, कैटल यानी और गाय-भैंस जानवर थे, डॉग कुत्ता था, हॉर्स और घोड़ा था। ये सब जेंटल जानवर थे, शांत जानवर थे। ये खूंखार नहीं थे और अटैक नहीं करते थे किसी पे, किसी की जान वगैरह नहीं लेते थे। They lived in the herd and ate grass. वे झुंड में रहते थे और घास खाया करते थे। ये जितने जानवर हैं, ठीक है? लेकिन डॉग तो ऐसा नहीं है, डॉग तो खैर मांस भी खाता है। डॉग को छोड़ कर के बाकी जो जानवर थे, वो क्या करते थे? तो झुंड बना करके रहते थे और घास खाया करते थे। घोड़ा भी घास खाता है, कैटल गाय भैंसे भी घास खाती हैं, बकरी घास खाती है, भेड़ भी घास खाती है। ये सब हर्बीवोरस जानवर थे। Humans began protecting these animals from the wild animals. तो धीरे धीरे इंसानों ने क्या किया कि जो शांत जानवर थे, जो हर्बीवोरस जो जानवर थे, इनको मांसाहारी जानवर जो थे, जो कार्निवोरस थे, उनसे बचाना चालू किया, उनसे प्रोटेक्शन देना चालू किया। शेर से, भेड़िए से, ठीक है? इन जैसे जो जो खूंखार जानवर थे, जो जानवर दूसरे जानवरों को मार करके जो खाने वाले थे, उनसे इन सब शांत जानवरों को बचाना शुरू किया। तो बचाते कैसे? उनको अपने साथ रखना स्टार्ट कर दिया, उनको अपने घर के अंदर रखना स्टार्ट कर दिया, उनको पालना-पोसना स्टार्ट कर दिया। तो जंगली जानवर घरों में नहीं आते थे, गाँव में नहीं आते थे तो इंसान उनको मार करके भगा देते थे। तो इस तरीके से 2 चीज़ें हुई, एक तो उन जानवरों को पालतू बनाने में इंसानों को सहायता मिली, दूसरा ऐसे जानवरों की प्रोटेक्शन होने लगी मांसाहारी जानवरों से। अब अगला क्या है आपका न्यू टूल्स, नई चीज़ें क्या आई भाई? Another development that marked the new age was the well-shaped polished stone tools. और उस समय जो हथियार हुआ करते थे, यानी जिससे जानवरों को मारा जाता था या बाकी जो काम किए जाते थे, वो धीरे-धीरे जो है कि और शार्प होने लगे और वेल शेप्ड होने लगे और अच्छे होने लगे और सुंदर होने लगे। दिस इज नोन एज नियोलिथिक एज। और जब वो जो औजार थे, जो टूल थे, वो और शार्प हो गए, ठीक है? और वेल शेप में आ गए, उनको और पॉलिश कर दिया गया, तो वो जो एज है वो नियोलिथिक एज के नाम से जानी गई। उस समय को नियोलिथिक समय कहा गया। एज पर द रिक्वायरमेंट्स ह्यूमंस डेवलप्ड हैंड एक्स विथ वुडन हैंडल। और इस समय तक नियोलिथिक एज तक, नियोलिथिक समय तक इंसानों ने कुल्हाड़ी बनाना सीख लिया, एक्स बनाना सीख लिया और उसका हैंडल लकड़ी का होता था और जो उसमें होता था, जो आगे का जो उसका पार्ट होता था, ठीक है? मेन हैंडल तो लकड़ी का होता था, बाकी जो है कि पत्थर का होता था। एंड डिगिंग स्टिक एंड टिलिंग द सॉइल। और कुल्हाड़ी बनाने यानी एक्स बनाने के साथ साथ, ठीक है, उन्होंने टिलिंग द सॉइल का मतलब होता है खेत को जोतना, यानी इसकी कला भी उन्होंने सीख ली थी। दे वेयर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैलियोलिथिक टूल्स। और ये जो नए औजार इंसानों ने बनाने शुरू किए, जो उनको खेती किसानी में भी सहायता करता था और जानवरों के शिकार में भी सहायता करता था, ये पैलियोलिथिक जमाने के औजारों से, उनके हथियारों से बिल्कुल अलग थे। दैट्स व्हाई हिस्टोरियंस कॉल्स इट नियोलिथिक एज। इसीलिए जो इतिहासकार हैं, जो हिस्टोरियंस हैं, जिनको पुराने समय ये हिस्ट्री की समझ है, जो हिस्ट्री में रिसर्च करते हैं, उन्होंने इसको नियोलिथिक एज कहा। नियो का जो मतलब होता है न्यू, ठीक है? लैटिन लैंग्वेज में नियो का मतलब होता है न्यू, लिथिक का मतलब होता है पत्थर, ठीक है? नए प्रकार के पत्थर आने लगे, इसीलिए उसको नियोलिथिक एज कहा गया। द न्यू टाइप्स ऑफ स्टोन टूल्स वेयर पॉलिश्ड टू गिव अप ए शार्प एज। और नियोलिथिक एज के जो औजार थे, जो कुल्हाड़ियाँ या जो भी औजार थे जिनसे शिकार या किया जाता था या बाकी काम काटने पीटने का काम किया जाता था, तो उनको और पॉलिश करके और उनका जो नोक होता था, जो आखिरी जो धार होती थी, जो छोर होता था, जो हिस्से, जो एज होता था, उसको रगड़-रगड़ के पॉलिश करके और तीखा बनाया जाता था और उसको और चोखार बनाया जाता था। अगर थोड़ा
लोकल लैंग्वेज में बात करें तो उसको चोक यानी कि चोखार कर दिया जाता था, शार्प कर दिया जाता था, ताकि काटने पीटने में आसानी हो। However, in some areas, tools of the Paleolithic type continue to be used. तो नियोलिथिक एज में पुराने समय के जो औजार थे वो भी प्रयोग होते थे। ऐसा नहीं था कि उनको पूरा जो है कि ड्रॉप कर दिया गया था। उनका भी प्रयोग होता था और नए प्रकार के जो औजार थे, जो टूल्स थे, उनका भी उपयोग होता था। The Neolithic tools found during excavations belong to the period of 8000 BC to 3000 BC. अब ये नीचे ये जो आप देख रहे हैं, ये जो हथियार आप देख रहे हैं ना, ये सभी किसके एग्जाम्पल हो गए? नियोलिथिक एज के एग्जाम्पल हो गए। देखिए उस जमाने में इसी प्रकार के पत्थर के हथियार बनाए जाते थे, मारने के लिए, काटने के लिए, ठीक है, बाकी कामों के लिए ये हथियार बनाए जाते थे। और इनमें लकड़ी का हैंडल लगा दिया जाता था, तो ये कुल्हाड़ी हो जाती थी। ये तो नियोलिथिक एज का है। इससे पहले के जो होते थे, पैलियोलिथिक एज के जो हथियार होते थे, वो इससे थोड़े मोटे होते थे, थोड़े भद्दे होते थे, थोड़े बेडील होते थे, वो उतने शार्प नहीं होते थे। और ये जो आपको फिगर में दिखाई दे रहा है हथियार, ठीक है, तो चाकू टाइप दिख रहा है, छुरी टाइप दिख रहा है, ठीक है, इसको ऐसे हाथ में पकड़ के और मारना काटने में इस्तेमाल किया जाता था। तो ये कब प्रयोग होते थे? तो 8000 BCE से लेकर के 3000 BCE तक, यानी कि जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था, उससे 8000 साल पहले से लेकर के 3000 साल तक पहले तक ये चीजें प्रयोग होती थी, यूज में थी। अब जीसस क्राइस्ट का जन्म कब हुआ था? आज आपका 2025 चल रहा है, तो पीछे चलते जाइए, बैक जाइए, 2024, 2023, 2022 से लेकर के इसको जीरो कर दीजिए। भाई 2025 चल रहा है, पीछे जाएंगे तो एक एक माइनस करते जाएंगे तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। जैसे 2025 चल रहा है, तो ये जीरो से तो शुरू हुआ होगा ना, 1 2 3 4 5 से करते करते 2000 आपका 25 हो गया। तो जो जीरो समय था, ठीक है, उसको माना जाता है ईसा मसीह की जब मृत्यु हुई, ठीक है, तो उसी डेट को जो है कि उसी समय से नया एक कैलेंडर नया एक कैलेंडर जारी कर दिया गया, एक नया टाइम डिक्लेयर कर दिया गया। तो उसको जो है कि BCE कहा जाता है। वही जीरो से, तो जो जीरो हो गया, तो जीरो से 8000 ईयर्स पहले जाइए आप, उस जमाने की बातें कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़, आप कह रहे हैं टुवर्ड द एंड ऑफ न्यूलिथिक एज अराउंड 4000 BC, और जीसस क्राइस्ट के समय के 4000 ईयर्स पहले, people started making use of metals such as copper along with stone tools. तो यानी 8000 BCE से लेकर के और 3000 BCE तक तो ये आपके पत्थर वाले औजार चले। उसके बाद धीरे धीरे लोगों को मेटल का जब ज्ञान हो गया, मेटल का जब नॉलेज हो गया, तो लोगों ने पत्थर के हथियारों के बजाय कॉपर के हथियार, ठीक है, तांबे के हथियार जो है कि बनाना स्टार्ट किए, उसको इस रूप में लेना स्टार्ट कर दिया। और पत्थर के साथ साथ कॉपर का भी औजार वो बनाने लगे, कॉपर भी पत्थर के साथ साथ यूज होने लगा। दिस इज कॉल्ड द चाल्कोलिथिक एज। और जिस एज में, जिस समय कॉपर के और पत्थर के, स्टोन के, दोनों के औजार, दोनों के टूल्स प्रयोग किए जाने लगे साथ ही साथ, तो ऐसे पीरियड को चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है। और ये चाल्कोलिथिक जो एज थी वो कब तक चली? तो 4000 BCE से, BCE का मतलब बिफोर कॉमन एरा, बिफोर क्राइस्ट एरा, यानी ईसा मसीह के पहले। तो 4000 BCE से लेकर के 2000 BCE तक क्या चला? चाल्कोलिथिक एज में बाकी जो ये जो आपके स्टोन के जो औजार होते थे और जो कॉपर के बनाए जाते थे, दोनों चले। अब यहाँ आपका दिया है द टर्म नियोलिथिक वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय सर जॉन लुबक। ये कह रहा है कि ये जो आपका
ये जो आपका टर्म नियोलिथिक है, ये नियोलिथिक वर्ड सबसे पहले किसने यूज़ किया? तो जॉन लबक ने उन्होंने एक बुक लिखी थी। क्या लिखा था? प्री हिस्टोरिक टाइम। 1865 में उन्होंने एक बुक लिखी थी, प्री हिस्टोरिक टाइम। उसी बुक में इन्होंने सबसे पहले नियोलिथिक नाम के वर्ड का यूज किया था। ये शब्द उन्होंने वहीं पे प्रयोग किए थे सबसे पहले। द नियोलिथिक एज इज ऑल्सो नोन एज नियोलिथिक रेवोल्यूशन। और नियोलिथिक एज को नियोलिथिक रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, एज दिस फेज ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस सॉ ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि जो न्यूलिथिक एज थी, इसमें बहुत से परिवर्तन हुए, बहुत से उसमें ट्रांसमिशन हुए, ट्रांसमिशन कह रहा हूँ मैं, ट्रांसफॉर्मेशन हुए। यानी बहुत सी चीज़ें, नई नई चीज़ें आई, बहुत सारी चीज़ें आई, इसलिए इसको ट्रांसफॉर्मेशन एज भी कहा जाता है। अगला हेडिंग क्या है आपका? इम्प्लीकेशन ऑफ फूड प्रोडक्शन। तो अब फूड प्रोडक्शन कैसे इस एज के लोगों ने किया और उसको इम्प्लीकेशन कैसे किया उसका? Domestication of plants and animals led to emergence of village communities based on sedentary। कह रहे कि अब धीरे धीरे जब उन्होंने जानवरों को डोमेस्टिक कर लिया, जानवरों को पालतू बना लिया और खेती करने लगे, ठीक है, चीजें जब उगाने लगे वो, तो धीरे धीरे ये जंगलों को में जो रहते थे, धीरे धीरे ये समूह में रहने, ग्रुप में रहने लगे और जंगलों से निकल करके बाहर आइए, उन्होंने विलेज बसाने शुरू किए, गांव बसाने शुरू किए, ठीक है। और एक सेडिनेटरी लाइफ इन्होंने शुरू की। पीपल ऑल्सो बिगेन बिल्डिंग मड हाउसेस एंड डग अप ड्वेलिंग पिट्स फॉर लिविंग। तो जो लोग जंगलों में पेड़ों पे रहा करते थे, पेड़ों के नीचे रहा करते थे, ऐसे जंगलों में घूमा करते थे, उन लोगों ने मिट्टी से कच्चे घर, मड हाउसेस मतलब कच्चा मकान जो है कि बनाने स्टार्ट किए। मिट्टी की दीवारें बनाते ये, ठीक है, उसमें लकड़ी का प्रयोग करते थे। ये सारी चीजें बनाने लगे अपने रहने के लिए, यानी कि उन्होंने घर बसाना शुरू किया, घर बनाना शुरू किया। दिस लेड टू द बिगिनिंग ऑफ न्यू वेज ऑफ एग्रीकल्चर। तो जब उन्होंने घर बना करके रहना शुरू कर दिया, एक गांव के रूप में रहना शुरू कर दिया, ठीक है, घर बना करके एक संगठित रूप में, एक सभ्य रूप में जब रहना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, तो उन्होंने तो उनको खेती के, एग्रीकल्चर के नए नए तरीके पता चले, नई नई चीजें सामने आई। In the later part of Neolithic age, some animals such as cows, bulls or oxen were thought to be used for agriculture। तो जब उन्होंने जानवरों को पालना शुरू किया और घर बना करके, मिट्टी का कच्चा घर बना करके रहना शुरू किया, तो इनके दिमाग में ये बात आई, दिमाग में इनके स्ट्राइक किया कि ये जो जानवर हैं, ये जो पशु हैं, जब बैल हो गया या गाय जो भी है, ठीक है, तो इनका यूज हम जो है कि एग्रीकल्चर के कामों में भी कर सकते हैं। इनसे दूध तो हम निकालते ही हैं, ठीक है, इनसे बाकी काम भी लिया जा सकता है। खेत जोतने में इन जानवरों का प्रयोग किया जा सकता है। तो धीरे धीरे उन लोगों ने खेत जोतने में, बाकी खेती के कामों में, सामान ढोने में, सामान ले जाने में इन जानवरों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। Agriculture led to the requirement of storing the grains and cereals so that they can be used till the next cultivation season। तो जब ये खेती किसानी करने लगे, वीट, बार्ली या राइस जब बोने लगे, तो एक सीजन की जब फसल ये काट लेते, तो वो अब जो अनाज इनके पास आता था, जो गेहूं चावल ये पैदा करते थे, उसको उनको स्टोर करना पड़ता था। भाई अब गेहूं चावल हमेशा तो उगेगा नहीं, साल में एक बार उगता है ये। उस जमाने में भी साल में एक ही बार उगता होगा। तो एक फसल इन्होंने काट ली, फिर उसको क्या आज हम क्या करते हैं? आज हम अपने गेहूं को, धान को, चावल को जब खेतों से आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ड्रम में भर करके स्टोर कर लेते हैं, या बोरी या बोरा में भर करके स्टोर कर लेते हैं। उस जमाने में बोरी या बोरा तो थे नहीं, लेकिन ये स्टोर करते थे। जब ये स्टोर करने लगे, ठीक है, पॉटरी मेकिंग, तो ये क्या करने लगे? बर्तन बनाने लगे, ये मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू किए। क्योंकि आखिर में स्टोर ये करेंगे किसमें? खुला रहेगा तो उसको कीड़े खा जाएंगे, चींटियां लग जाएंगी, ठीक है, उसमें बैक्टीरिया लग जाएंगे, तो उसको इनको सिक्योर करना था। तो इन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू किए।
इनके दिमाग में आया होगा कि भाई कुछ ऐसी चीज़ें बनाई जाएँ, जिसके अंदर वो सारे अनाज को, क्रॉप्स को, फसल को, गेहूँ, चावल को रखा जाए। तो हो सकता है कि वहाँ से इनके दिमाग में बर्तन बनाने की कला ने जन्म लिया हो और इन्होंने बर्तन बनाना स्टार्ट किए हों। पॉटरी का मतलब होता है बर्तन। अर्थेन पॉट्स वेर आल्सो यूज्ड फॉर कुकिंग फूड। तो केवल उसको गेहूँ, चावल को रखने के लिए नहीं, बल्कि मिट्टी के बर्तनों का उपयोग इन्होंने फूड बनाने के लिए, खाना पकाने के लिए भी इन्होंने करना शुरू किया। Gradually, as people did not have go on search for food, beginning taking other activities such as weaving cotton for the clothes. तो कुछ लोग खाना बनाने में लग गए। घर की जो औरतें थीं वो बर्तन बनाने और खाना बनाने में लग गई। कुछ लोग जिनको ये काम नहीं आता था वो अब कपड़े धीरे धीरे कॉटन उगाने उन्होंने शुरू किए। कॉटन उगाते हैं उससे ये अपने पहनने के लिए कपड़े भी बना लेते हैं। इस समय तक जो है कि इस उस समय के थोड़े से जब आगे आप समय में जाएंगे तो इन्होंने व्हील का भी आविष्कार कर लिया था, पहिया का भी आविष्कार इन्होंने कर लिया था। और जब पहिए का आविष्कार कर लिया तो ये जो है कि व्हील वाज आल्सो इन्वेंटेड व्हिच रिवॉल्यूशनाइज्ड पॉटरी मेकिंग, स्पिनिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो बर्तन बनाने में, ठीक है, स्पिन करने में और आने जाने में जब पहिए का आविष्कार हो गया, लोगों ने पहिया बनाना सीख लिया, तो चीजें और तेजी से बदली और ट्रांसपोर्टेशन यानी कि यातायात में आने जाने में भी काफी सारी सुविधा होने लगी। और पहिए के आकार का एक चाक बना करके ये बर्तन भी और तेजी से बनाने लगे। यानी काफी तरक्की इंसान ने उस समय करना शुरू कर दिया। न्यूलिथिक साइट्स एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो ये जो न्यूलिथिक, पैलियोलिथिक, ये चाल्कोलिथिक हम जो बात कर रहे हैं, तो हमको ये कैसे पता है कि ये भी चीजें होती थी, ऐसे ऐसी काम होते थे, ऐसे ऐसे काम किए जाते थे? तो कुछ जमीन से खुदाई पे जो चीजें निकली, उन्हीं से हमको ये अंदाजा लगा कि ऐसी ऐसी चीजें होती होंगी। वे कौन कौन से प्लेसेस थे इंडिया में, हमारे सब कॉन्टिनेंट में? तो इसमें आपका मेहरगढ़ था, मेहरगढ़ एंड किलीगुल मोहम्मदाबाद। ये बलूचिस्तान में एक जगह आपका मेहरगढ़ है और किलीगुल मोहम्मदाबाद है बलूचिस्तान में। पाकिस्तान का प्रांत है बलूचिस्तान। तो वहाँ से खुदाई में ये सारी चीज़ें मिली या इनसे रिलेटेड चीज़ें मिली। बुरजहोम एंड गुफरकल। और कश्मीर में बुरजहोम और गुफकरल से ये चीज़ें मिली। महागरा इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो महागरा जो था उत्तर प्रदेश में, वहां से भी जब खुदाई हुई तो चीजें मिली। चिरांद नियर पटना, पटना बिहार से चिरांद में मिली, ठीक है। सारुतरु या आसाम में एक जगह थी, वहां भी जब खुदाई हुई, लोगों ने जमीन खोदना स्टार्ट किया कुछ बनाने के लिए, पुराने जमाने की चीजें मिली, कुल्हाड़ियां मिली, बाकी बर्तन मिले। इन्हीं दोनों की तो बात यहाँ पे की जा रही है ना। पत्थर के औजार, तांबे के औजार और बर्तन की बात तो की जा रही है। तो वही सब चीजें मिली, तो लोगों ने अंदाजा लगाना स्टार्ट किया कि ऐसा ऐसा होता होगा। उसके बाद से दाओ जाली हार्डिंग, ये ब्रह्मपुत्र वैली के अंतर्गत यानी कि आसाम का एरिया है ये, वहां पे मिला। और हल्लौर और पाइजमपल्ली इन आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में पाइजमपल्ली, वर्तमान नाम तो आपका पोचमपल्ली है, वहां से और हलौर से भी ये सारी चीजें खुदाई में जब मिली, इन चीजों पे जब स्टडी किया गया, उन बर्तनों को देखा गया, स्टोन के औजारों को देखा गया, तो जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने अंदाजा लगाया या उन्होंने स्टडी किया, पता लगा कि भाई ऐसे ऐसी चीजें होती थी और ऐसे ऐसे इन चीजों का डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा और समझ में आपको आया होगा। ठीक है, और हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, चैप्टर नंबर 2 के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अगर आपको कुछ नहीं समझ में आएगा तो वो हमको कमेंट में लिखिएगा। किस शहर से आप देख रहे हैं मुझे या सुन रहे हैं, उस शहर का नाम भी लिखिएगा। और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में, फ्रेंड्स सर्किल में भरपूर शेयर करिएगा। और ये जो चैप्टर नंबर 2 और 1 जब मैं करा लूँगा तो सभी चैप्टर्स के, ठीक है, मैं आपको एक्सरसाइजेस भी दूंगा, क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा।
और ये जो चैप्टर नंबर 1, 2 को जो मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ, तो मैं सिविक्स में जाऊँगा और सिविक्स के सारे चैप्टर्स में ऐसे एक-एक करके आपको एक्सप्लेन मैं आपको फ्री में दे दूँगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।